अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो क्या हाल है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह जो फैटी एसिड से रिलेटेड जो सिंथेसिस कर रहे थे उसका एक तीसरा और मेन बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे समझेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या है, वो हमारे पास है रेगुलेशन। क्या है? रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ये जो हमारे पास फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो रही थी, ये सिंथेसिस रेगुलेट कैसे करती है, मतलब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। कब हम ये डिसाइड करना होता है कि हमें फैटी एसिड्स चाहिए, कब हम कहते हैं कि नहीं अब फैटी एसिड्स बहुत हो गई, अब इस रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो तीन मेथड्स हैं, तीन मेथड से हम उसको कर सकते हैं। एक हमारे पास है प्रोडक्ट इनहिबिशन मेथड या प्रोडक्ट फीडबैक, प्रोडक्ट फीडबैक एंड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं एंड प्रोडक्ट फीडबैक रेगुलेशन। ठीक है, एक तरीका हमारे पास क्या है, एंड प्रोडक्ट फीडबैक रेगुलेशन। देखो, जब हमने फैटी एसिड्स की सिंथेसिस को स्टार्ट किया था तो हमारे पास वेरी बेसिक जो मतलब बहुत ही स्टार्ट में हमारे पास एक रिएक्शन था। वो रिएक्शन क्या था कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस HCO3 नेगेटिव in the presence of acetyl coenzyme A कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो था जिसके तीन रीजन्स थे वो शुरू में बिल्कुल जब वो एंजाइम यूज करते थे तो इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता था, मेलानाइल कोएंजाइम ए। क्या बन रहा था इससे? मेलानाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये रिएक्शन था। अब क्या है, ये जो हमारे पास रिएक्शन है ना, ये सारा रिएक्शन, इसको तुम लोग समझो रेट डिटरमिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप। ये स्टेप होगा, ये अपने रेट पे, अपने रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। वो कैसे? देखो, हम फैटी एसिड्स को कर रहे हैं जनरेट, करते चले जाते हैं। इस फैटी एसिड्स के जनरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पाल्मिटेट, मतलब पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है ना, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए। ये जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। कौन सा फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए बन जाएगा तो वो नेगेटिवली इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा, इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। जितनी भी रेगुलेशन हो रही है, याद रखना कोई किसी भी मेथड से हो, मेन चीज हमारे पास ये वाला रिएक्शन है। अगर इसको हमने स्टॉप कर दिया तो जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर इसको हमने स्टार्ट कर दिया तो फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरीका क्या है, एंड प्रोडक्ट फीडबैक रेगुलेशन। एंड प्रोडक्ट फीडबैक रेगुलेशन क्या है कि जो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए है जो हमारे पास सबसे लास्ट में बनता है, उसके बनने की वजह से ये वाला जो एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये हो जाता है ब्लॉक, ये हो जाता है स्टॉप, ये हो जाता है इनएक्टिव। इसके इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास अब मेलानाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा। इसके ना बनने की वजह से क्या है कि जो फैटी एसिड्स के अगले 4 स्टेप्स थे जो बार बार रिपीट होने हैं, उसमें मेलानाइल कोएंजाइम ए जरूरी था, वो बनेगा नहीं, तो वो स्टेप्स नहीं होंगे और हमारे पास जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो एक तरीका क्या है, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए की वजह से नेगेटिव फीडबैक मिलता है और हमारे पास जो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। जो दूसरा मेथड है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेथड है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें असरअंदाज होता है। देखते हैं कि वो कैसे। माइटोकॉन्ड्रियल एक एंड प्रोडक्ट फीडबैक हो गया। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल रेगुलेशन। माइटोकॉन्ड्रियल रेगुलेशन कैसे होती है कि भाई देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे थे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बन रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये ऑक्सिलरी एसिटेट के साथ मिलकर
क्या बना रहा था, सिट्रेट। क्या बना रहा था, सिट्रेट। और साथ में क्रेब्स साइकिल चल रहा था तो एटीपी भी बनेगी आगे, ठीक है। तो एटीपी अगर अगर एक बात याद रखना, अगर सिट्रेट ज़्यादा बन गया, ठीक है, और एटीपी ज़्यादा बन गई, तो सिट्रेट के ज़्यादा बनने की वजह से ये जो सिट्रेट था ये साइटोसोलिक सिट्रेट बन जाएगा, मतलब ये साइटोसोल में आ जाएगा। तो साइटोसोल में आएगा तो वहाँ पर साइटोसोलिक सिट्रेट की फॉर्म में ये इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज। साइटोसोल में सिट्रेट इंक्रीज कर गया। अब हमें पता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जो सिट्रेट है इसी की वजह से साइटोसोलिक कोएंजाइम ए बनता है। साइटोसोलिक जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो बनता है। तो ये सिट्रेट की इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट साइटोसोलिक सिट्रेट ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, मतलब इसके एक्टिव होने की वजह से कार्बोक्सिलेज जो है, इसके ज़्यादा होने की वजह से जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो हो जाता है एक्टिव। वो क्या हो जाता है, एक्टिव। सिट्रेट का और कौन सी एलोस्टेरिक साइट पे, याद रखना, एलोस्टेरिक साइट पे ये एक्टिवेट करता है किसको, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। तो इस सिट्रेट के ज़्यादा होने की वजह से कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और फैटी एसिड्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एटीपी इंक्रीज करे और सिट्रेट इंक्रीज करे तो वो बाहर आ जाता है, हमारे पास सिट्रेट साइटोसोलिक सिट्रेट बना देता है और इसकी वजह से जो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स है वो स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसी सिट्रेट से आगे ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। तो जो साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन होगी, साथ में कार्बोक्सिलेज के जो एंजाइम है वो भी क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो हमारे पास फैटी एसिड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसकी सिंथेसिस वो चलना शुरू कर देगी। तो ये होगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल रेगुलेशन के, वो कैसे करती है। उसके बाद सिट्रेट के बारे में एक और बात बता दूं, इसी माइटोकॉन्ड्रियल रेगुलेशन में कि जो सिट्रेट है, सिट्रेट एक और काम करता है, कार्बोक्सिलेज को तो ये एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेज को क्या करता है, एक्टिवेट। लेकिन सिट्रेट जो ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम यूज हो रहा था ना, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बना रहा था, उस एंजाइम को ये क्या कर देता है, ब्लॉक। क्या कर देता है, ब्लॉक। जब इस एंजाइम को सिट्रेट ब्लॉक कर देता है तो फिर क्या होगा कि आगे नो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो पायरुवेट नहीं बनेगा, पायरुवेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा और मजीद सिट्रेट नहीं बनेगा। तो ये जो सिट्रेट है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को इसकी इंक्रीज करने की वजह से ये वाला ब्लॉक हो जाता है। तो एक ये भी रेगुलेशन है जिससे हम फैटी एसिड की सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो तीसरी रेगुलेशन है वो हमारे पास पैंक्रियाटिक रेगुलेशन है। तीसरी कौन सी है, पैंक्रियाटिक रेगुलेशन। तीन तरह के रेगुलेशंस हैं, पहली हमारे पास एंड प्रोडक्ट थी, दूसरी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल है और तीसरी हमारे पास पैंक्रियाटिक है। पैंक्रियाटिक से समझ गए होंगे कि मतलब यहाँ पे कुछ पैंक्रियास के हार्मोन्स जो यूज होंगे, तो कौन कौन से, एक इंसुलिन है, क्या है, इंसुलिन, और एक हमारे पास ग्लूकागॉन, ठीक है। तो इंसुलिन का काम होता है स्टिमुलेट करना फैटी एसिड की सिंथेसिस को, स्टिमुलेट करना फैटी एसिड के सिंथेसिस को। तो जब इंसुलिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से फैटी एसिड की जो स्टिमुलेशन है सिंथेसिस की वो हो जाएगी और कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन की वजह से। और ग्लूकागॉन उसके उलट काम करेगा, ग्लूकागॉन इंक्रीज करने की वजह से फैटी एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगी और कार्बोक्सिलेज जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और कौन से प्रोसेस से होगा, ग्लूकागॉन की वजह से फास्फोराइलेशन ज़्यादा हो जाती है। क्या ज़्यादा हो जाती है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन कैसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास देखो एक्टिव कार्बोक्सिलेज था, क्या था, एक्टिव कार्बोक्सिलेज। एक्टिव कार्बोक्सिलेज की वजह से अब यहाँ पर क्या होगा, एटीपी ग्लूकागॉन एटीपी जल्दी जल्दी से एटीपी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मोनोफॉस्फेट्स के जो काइनेज एक्टिविटी है, जो हमारे पास एक पूरा, अगर इसको हमने कॉम्प्लेक्स में बात की थी पिछले जब हम पढ़ा रहे थे आपको किसकी रेगुलेशन, क्रेब्स साइकिल की रेगुलेशन, तो वहाँ पर इस चीज़ को हमने नोट किया था कि एएमपी के ये जो साइकिल्स बनेंगे, जो साइक्लिक एएमपी बनेगी, उसकी वजह से कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है,
दोबारा से अगर एक्टिव करना होता है तो हमने इसमें फिर फॉस्फेट ऐड करने होते हैं विद एंजाइम्स। तो इस तरह से एक्टिव इनएक्टिव करके इसको ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो फास्फोराइलेशन करके कार्बोक्सिलेज को इनएक्टिव करेगा, जिसकी वजह से फैटी एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। इंसुलिन इंक्रीज करने से फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है और कार्बोक्सिलेज जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो इन तीन तरीकों से हम जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें एक बात और आपको बता दूं कि जो आगे पॉलीमेटिक से आगे जो कार्बन नंबर 16 से आगे हमारे पास कार्बन मजीद जुड़ेंगे, मतलब पोलिएट या बनेगा या स्टीरिएट बनेगा, तो वो इलांगेशन की प्रोसेस से होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। इस बात को याद रखना, वो दोबारा से साइटोसोल में नहीं होता और उसका प्रोसेस फिर अलग है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है फिर अलग है। तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में इसको करेंगे। हमारे पास जो बेसिक बातें थी, जो हमने बेसिक सिंथेसिस देखनी थी, वो देखनी थी कि जो लिपिड्स के प्रिकर्सर हैं, जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, जो उसके मोनोमर हैं, वो फैटी एसिड्स कैसे जनरेट होते हैं। तो उस फैटी एसिड को जनरेशन का, उसकी सिंथेसिस का, उसका मैकेनिज्म क्या था और उसकी रेगुलेशन क्या थी, इसको हमने बड़ी डिटेल से समझ लिया है। इंशाल्लाह होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।